सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सिस्टम हल प्रश्न पत्र यानी कि जो छठा प्रश्न पत्र होता है आपका द्वितीय सेमेस्टर में, वो हिंदी का होता है साथियों। और हिंदी का हम ये पूरा का पूरा पेपर देखने वाले हैं, 2017 का पेपर देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर दोस्तों आपके लिए होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों समय देख लेते हैं, यहाँ पर 1 घंटे का दिया जाता है समय, आपको 1 घंटे का दिया जाता है। 25 नंबर का पेपर होता है साथियों। इसमें आपको 13 नंबर अनिवार्य से लाने ही लाने होते हैं। अगर 13 नंबर से कम हो जाते हैं तो मतलब लग जाता है बैक। क्लियर ना? तो आपको 13 नंबर तो अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं, जिसमें से 5 आपको मिल जाते हैं बहुविकल्पी का क्वेश्चन। अगर आपके 5 बहुविकल्पी सही होंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 11 नंबर तक जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं वो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के हमारे जो 6 पूछे जाते हैं वो दोस्तों पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लघुत्तरी के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में आपको लिखना है, और लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं उनको आपको 75 शब्दों में लिखना होता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, अगर आपके 75 हो पाते हैं तो ठीक है, अगर आपके 50 रह जाते हैं तब भी आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। अगर 25 शब्दों में अतिलघुत्तरी लिखने को आता है, अगर आप 15 लिख देते हैं तब भी आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। तो इन बातों को बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले टाइप के ऊपर, जो कि आपका टाइप दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं साथियों। यहाँ पर क्या है कि उनके जो अंक हैं उनके सम्मुख लिखे हुए हैं कि मतलब ये क्वेश्चन कितने अंक का है, कितने नंबर इसमें हमको मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी के कहानी के रचयिता हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसाअल्लाह खां या प्रेमचंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा? इंशाअल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका ये भी 1 नंबर का है। यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, कवित्री है, कवित्री है, कवियत्री है या कवियत्री है। तो ये भी दोस्तों जो क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट में, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी काफ़ी सारे बार मॉक टेस्ट में आया है क्वेश्चन। क्योंकि मैंने आपको साथियों बताया था कि हिंदी में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि हिंदी सेकंड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की लगभग सेम हिंदी है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी से तैयारी किए हैं अच्छे से, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है दोस्तों, सब कुछ वही है। हिंदी में सब कुछ आपको वही मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवित्री हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साइड चला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। व्याकरण में जो वचन होते हैं उनका सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, भाषा, बोली। प्रतिज्ञा, संख्या, भाषा, बोली। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संख्या हो जाएगा। वचन का शब्द क्या है? संख्या से है। ऑप्शन नंबर 2 के साइड चला जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर भी इंक्लूड है नीचे। 4th नंबर हो जाएगा अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाए 1 नंबर का हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छाई, मानवता, बचपन, ये क्या करते हैं? मनुष्य के भाव को प्रकट करते हैं कि इसमें भाई बहुत अच्छाई है, इस बंदे में भाई बहुत अच्छाई है, इस भाई बंदे में बहुत ज़्यादा मानवता है, अच्छी है। ठीक है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो क्या किया जा रहा है? उसके भाव को प्रकट किया जा रहा है, उसके भाव का उदाहरण दिया जा रहा है। या इसका भाई ये लड़का है, इसमें अभी बचपन है, इसमें अभी बचपन है, बचपना कार्य करता है ये। तो ये भी क्या है? उसके भाव को बताया जा रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर दिया गया है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न दिया गया कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा
परिमाण बोधक विशेषण है। कौन कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तिकोना हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा परिमाण, मतलब वहाँ पर परिमाण बताएगा, वैल्यू उसकी बताएगा कितनी है, किलोग्राम, ये सब जो होते हैं हमारी परिमाण में आती है, परिमाण बोलेंगे यानी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ये किस में हो जाएगा? परिमाणवाचक में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, और जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी साथियों एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं, पहला दिया गया है यानी 6 नंबर को, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द कौन कौन से? प्रधान हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मात्र 9 शब्दों में दिया गया है, और जबकि अति लघुत्तरीय जो बताया गया है वो 25 शब्दों का बताया गया है। तो अब ये बताइए कि इसमें प्रा उपसर्ग बनाने के लिए 2 शब्द लिखिए दिया गया है, 9 शब्दों में ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन जो है आंसर जो है खत्म हो गया। अब इसमें हम फालतू की चीज़ क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। तो मतलब हमको उस पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है कि 75 शब्दों में बताया गया है, 25 शब्दं में बताया गया, 30 शब्दों में बताया गया। अगर आप कितने ही शब्दों में लिख देते हैं आपके बस वो सही, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपके वर्ड तो गिनेगा नहीं, शब्द तो गिनेगा नहीं, ठीक है, कि हाँ कितने शब्दों में आप लिखा है, वो तो आपका आंसर देखेगा बस। अगर आप छोटी से छोटी लाइन में अपना आंसर उसको संतोषजनक दे देते हैं कि मतलब वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ आंसर बिल्कुल सही है, तो वो भैया चाहे आप 1 लाइन में लिखिए, आप 5 शब्दों में लिखिए, आंसर वो नंबर आपको जरूर से जरूर देगा, ठीक है। तो उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बनता है प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय यानी वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय हम कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 8 नंबर साथियों। 8 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा वो भी दोस्तों 2017 का ये तो पेपर है ही, और ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है दोस्तों, ठीक। 1 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये 3 प्रकार के हो जाते हैं काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये हो जाते हैं। भूत का मतलब जो पीछे छूट गया है भूतकाल होता है, वर्तमान मतलब जो चल रहा होता है वर्तमान काल होता है, भविष्य मतलब जो आगे आने वाला काल है, आगे क्या होने वाला है, ये वर्तमान काल है, ठीक है, वर्तमान काल। जैसे कि मान लीजिए राम परसों दिल्ली जाएगा, तो ये वर्तमान के अंतर्गत, भविष्य के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, हम देखते हैं अगला प्रश्न यानी 9 नंबर देखें, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? ये भी हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो अनुकरण वाचन हो जाएगा शिक्षक के आदर्श वाचन को देख सुनकर जब छात्र वैसा ही वाचन करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। 10 नंबर हो जाएगा मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य हो जाएंगे, इसमें भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा क्योंकि 1 नंबर का ये हमारा प्रश्न है। तो मौन वाचन के उद्देश्य कौन कौन से हो जाएंगे? यह छात्रों को भाषा के लिखित रूप को समझाकर गहराई तक पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरा हो जाएगा कि यह छात्रों में चिंतनशीलता का विकास करता है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति जो है वो विकसित होती है और छात्र बुद्धिमान बनता है। और छात्र क्या बनता है? बुद्धिमान बनता है। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। यहाँ पर भी दोस्तों ये 1 नंबर का हो जाएगा। तो उत्तर में साथियों हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब या सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा, यानी इस प्रकार के शब्द या शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर पूर्वत संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध वक्ता श्रोता इस दोनों के अलावा किसी अन्य के बारे में कहा जाए से रहता है। इस कारण व्याकरण में 3 पुरुषों की कल्पना की गई है। 3 पुरुषों की कल्पना की गई है। कौन कौन से पुरुष हो जाएंगे? पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हो जाएंगे व्याकरण के 3 पुरुषों की कल्पना की गई है। क्लियर ना? अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे जो स्टार्ट होते हैं ये 2-2 नंबर के स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन साथियों। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे ये हो जाते हैं जो कि लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं साथियों, ठीक है, शॉर्ट टाइप के अंतर्गत। तो कि 12 नंबर क्वेश्चन हमारा साथियों हो जाता है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। यानी गद्य और पद्य में आपको अंतर लिखना है। गद्य एवं पद्य में अंतर क्या हो जाएगा? गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है।
और जबकि गद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। और गद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों ये 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन था गद्य और पद्य में, ये लगभग दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इसको तो आप लोग तैयार ही करके बैठिएगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हमको कितना लिखना है और कितने नंबर का प्रश्न आता है, कैसे लिखना होता है। ये सारा कुछ प्रीवियस पेपर से जरूर पता चल जाता है। और इस प्रीवियस पेपर का जो PDF है आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। जो साथी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ से आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाक से सभी साथी लाइक कर देंगे, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आता है यहाँ की लैंग्वेज या फिर यहाँ का जो समझाया हुआ नहीं समझ में आता है, वो बिल्कुल भी नए चैनल पे, क्योंकि बहुत जगह DLED की क्लास चलती है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन आप अपना टाइम अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी आप अपना टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करें अलग चैनल पर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है यहाँ पर तो अदर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको समझ आ जाएगा, बस वहीं आप टिक जाइए। अगर आपको एक जगह समझ आ गया तो वहीं पर आप टिक जाइए और अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि भैया आप अगर नहीं समझ में आता है तब भी आप आइए, लाइक करिए, ये करिए, वो करिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी आपको चैनल पर नहीं आना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिर्फ टाइम ना वेस्ट हो, बस फालतू में क्या मतलब टाइम वेस्ट करने का। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। यानी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हो जाएंगे? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे चित्रमाला हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चित्रमाला क्या होता है। चित्रमाला क्या होता है? यानी चित्रों को दिखाकर उसके विषय में बालकों के भावों को जागृत कर भावाभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यासों के द्वारा छात्रों को सफल व्याख्यानदाता, कलाकार तथा कवि भी बनाया जा सकता है। और भाषण में क्या हो जाएगा? छात्रों को भाषण की शिक्षा देते समय अध्यापक को निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला हो जाएगा कि शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास कराना, ठीक है, अभ्यास कराना। दूसरा हो जाएगा शुद्ध भाषा का अभ्यास। तीसरा हो जाएगा व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा वाद विवाद प्रतियोगिता। यानी वाद विवाद प्रतियोगिता क्या होती है? बालक के मानस द्वार को खोलने की कुंजी है वाद विवाद द्वारा। उनमें अध्ययन तथा चिंतन का अभ्यास होते हैं। जो अध्ययन होता है और चिंतन होता है उसका उनमें अभ्यास होते रहते हैं और तर्क की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद हो जाता है हमारा कहानी कथन। क्या होता है? यानी कहानी सुनाना तथा सुनाना बालकों की अपनी प्रिय वस्तु है और इसमें उनमें जिज्ञासा, अवधान और रुचि का विकास होता है। इस प्रकार मनोरंजन के साथ उनकी कल्पना शक्ति को सजग किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हमारा होता है कि अंत्याक्षरी प्रतियोगिता क्या होती है। यानी इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक पक्ष का कोई भी प्रतिभागी उस अक्षर से प्रारंभ होने वाले पद्य या पद्यांश को बोलता है और इसमें शब्दों के सही उच्चारण पर भी यष्ट बल दिया जाता है। अतः प्रतिभागी शब्दोच्चारण का विशेष ध्यान रखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा साथियों। 14 नंबर प्रश्न यानी कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। यानी जो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो होते हैं 2-2 नंबर के। अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी होते हैं हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी उत्तर में हो जाएगा कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या हो जाएगी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार यानी आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को ध्यान में रखकर लिया गया नाटकीय आख्यान है, ठीक है, नाटकीय आख्यान है। उसके बाद H.C. वेल्स ने कहा है कहानी छोटी रचना है। उपयोगिता क्या हो जाएगी? जीवन में सुधार लाना। यानी शैक्षणिक दृष्टि से कहानी का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी एक और साहित्य की विधा है, दूसरी ओर साहित्य शिक्षण की एक विधि भी है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा ने उच्छृंखल राजकुमारों को कहानी विधि के द्वारा ही प्रयोग कर दिशा प्रदान की थी और जिसमें उनका जीवन सुधर सका। यानी कि उसमें पंचतंत्र कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी विष्णु शर्मा की, ठीक है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें शेर आ जाता है, उसी तरह की कहानी है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा होता है नैतिक विकास और राष्ट्र प्रेम की भावना। नैतिक विकास और राष्ट्र प्रेम की भावना क्या है, यानी कहानी द्वारा बालक यथेष्ट विकास हो सकता है। ईमानदार बालक की कहानी सुनकर वह नैतिक विकास की ओर मुड़ सकता है। छोटा जादूगर कहानियाँ सुनकर उसमें राष्ट्र प्रेम एवं स्वावलंबन की भावनाएं जागृत हो सकती हैं। साहित्यिक रुचि पैदा करना, यानी विविध कहानियाँ सुनकर बालक स्वयं भी कहानी साहित्य पढ़ने को उत्सुक होता है। इस तरह उसमें साहित्यिक रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद हमारा हो जाता है सामाजिक जीवन से परिचित। सामाजिक जीवन से परिचित, ठीक है दोस्तों। सामाजिक जीवन से परिचित क्या हो जाएगा, यानी सामाजिक कहानियों में समाज की व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। कहानियों के माध्यम से वह तत्कालीन जीवन से परिचित भी होता है और ऊबपन का अभाव, यानी अन्य विषयों में जो ऊब का भय बना रहता है, कहानी श्रवण से वातावरण नहीं बना रहता है। कहानी श्रवण से क्या होता है, वह वातावरण नहीं बना रहता है। सभी बड़े चाव से कहानी सुनते हैं। उसके बाद राष्ट्र निर्माण देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण क्या होता है, यानी कुशल अध्यापक कहानी शिक्षण द्वारा बालकों का निर्माण राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता के अनुरूप कर सकता है। मनोरंजन में हमारा क्या हो जाएगा, यानी मनोरंजन में कि कहानी शिक्षण के माध्यम से बालकों का मनोरंजन भी किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से भी कहानी शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी शिक्षण जो है साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हो जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हो जाता है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होता है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाला और क्रिया के साथ लग जाने से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसको कह सकते हैं, यानी वाक्य एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी कि थोड़ा और दो, इसमें क्या क्रिया विशेषण क्या है, थोड़ा। उसके बाद कम बोलो, इसमें क्या है, कम एक प्रकार का विशेषण है। उसके बाद वहाँ कौन जाएगा, तो कौन हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण। उसके बाद तुम क्या करोगे, तो जिसमें क्या हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। उसमें उसने बहुत बुरा किया, तो बहुत बुरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। साथियों समझ में आ गया ना कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाना, ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हम एक लाइन और देख लेते हैं, प्रत्यय का होता है, ठीक है साथियों। प्रत्यय यानी संस्कृत में मूल शब्दों या धातुओं के अंत में प्रत्यय लगाकर अनेक नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। धातु इस सूत्र से धातुओं यानी ब्रैकेट में क्रिया हो जाएगा, से प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनता है वे कृदंत कहलाते हैं। शब्दों के बाद प्रत्यय लगाकर जो ये शब्द बनते हैं वे तादि प्रत्ययांत कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यय मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, कृत, तदत्त और उसके बाद स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, तदत्त या फिर स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रत्यय। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा कि हाँ भैया ये पेपर जो होता है वो कितने नंबर का आता है, 25 नंबर के पेपर आता है, जिसमें से आपको 13 नंबर तो अनिवार्य रूप से लाने ही लाने हैं। अगर 13 से एक भी कम हो गया तब तो आपकी बीपी हाई हो जाएगा, तब तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको अपनी स्टडी करते चलना है कि भैया 13 नंबर से तो कम होने नहीं चाहिए। और समय तो आपको पता है समय कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है। और यहाँ पर हिंदी हमारी सब्जेक्ट है और आपको इसको 25 और 75 को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है कि हमको 25 शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में लिखना है। अब अगर आप संतुष्ट आंसर लिख देते हैं तो आपको नंबर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आता है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।